नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है गांठ। अरे वाह पूरब, आज कितने दिन बाद आप पिक्चर की टिकट लेकर आए हैं। चलो अच्छा है, इतने दिनों बाद ही सही, पर अपनी बीबी की खुशी तो सोची। पर ये क्या, 4 टिकट क्यों लेकर आए हैं? गुंजन अपने पति पूरब से कहती है। पूरब बोला, जरा धीरे बोलो। तुम्हें पता तो है, भाभी और माँ भी आई हुई हैं। अगर हम दोनों उनके बिना चलेंगे तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा। और तुम्हें पता है, भैया भाभी की हर ख्वाहिश पूरी करते थे। मुझे याद है, जब मैं हॉस्टल गया तो जब भी मुझे पैसों की कमी होती तो भाभी भैया से लेकर मुझे भेजती थी, ताकि मुझे डांट ना पड़े। गुंजन गुस्से में बोली, अगर तुम्हें तुम्हारी भाभी इतनी ही प्यारी थी तो मुझसे शादी क्यों की? कर लेते अपनी ही भाभी से शादी। वैसे भी तुम्हारा भाई तो अब रहा नहीं। कितनी मुश्किल से इन लोगों से पीछा छुड़ाकर यहाँ आई थी, यहाँ भी आ गए। और वो तुम्हारी माँ दिन रात बड़ी बहू की माला जपती हैं। उनमें इतनी भी अकल नहीं कि जिस बहू के पास जाती हैं उसकी तारीफ करते हैं। अरे प्रेग्नेंट मैं हूँ, तुम्हारी माँ और भाभी नहीं। और तुम हो कि उन्हें फिल्म दिखाने ले जा रहे हो। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। इतना कहते हुए गुंजन कमरे में चली गई। तभी पूरब की भाभी नैना आई और बोली, पूरब जी, अब फिल्मों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। और एक बात कहूँ, ऐसी हालत में पत्नी को खुश रखने की जिम्मेदारी आपकी है। जाइए गुंजन को मना लीजिए। पूरब बोला, भाभी आप कितनी समझदार हैं, पर गुंजन ऐसी क्यों नहीं है। काश कि आपके वाले थोड़े गुण गुंजन में भी होते। न जाने बाबूजी को इसमें क्या दिखा था जो मेरा रिश्ता इसके साथ कर दिया। फिर पूरब गुंजन को मनाने चला गया। वहीं बैठी पूरब की माँ नीलिमा जी बोली, बड़ी बहू, अगर पूरब बार बार छोटी बहू के सामने घुटने टेकेगा तब तो उसकी अकल कभी ठीक नहीं होगी। नैना बोली, माँ जी, हमें कितने ही दिन यहाँ रहना है, फिर हमारी वजह से पति पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट आए, ये भी तो अच्छा नहीं लगता। चलिए, मैं रात के खाने की तैयारी करती हूँ। नीलिमा जी बोली, तुम जेठानी हो, तुम ये सब काम क्यों करोगी, और ऊपर से उसके घर की मेहमान हो। नैना बोली, माँ जी धीरे बोलिए, कोई बात नहीं, बस मैं घर में शांति चाहती हूँ। इतना कहकर वो रसोई में चली गई और थोड़ी देर बाद वो दोनों भी फिल्म देखने चले गए। नैना ने रोटी बनाकर सबसे पहले अपनी सास को खिलाया तो नीलिमा जी की आंखें भर आईं। जाने भगवान ने तुम्हारे साथ इतना अन्याय क्यों किया। मेरे इतने समझदार बेटे को मुझसे दूर ले गया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब पूरब के लिए गुंजन को देखने तुम्हारे बाबूजी के साथ रजत भी गया था। आते ही बोला था, माँ हमारा पूरब बहुत भोला है, पर लड़की तेज तर्रार है। लड़की पर टीका टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगता, तो आपको जो सही लगे। नीलिमा जी के पति राकेश बाबू बोले, अरे बेटा, माँ बाप की इकलौती बेटी है, सुना है विवाह के बहुत सालों बाद हुई, तो लगता है लाड़ प्यार में ऐसी हो गई होगी। जब हमारे परिवार में आएगी तो वो भी बड़ी बहू जैसी समझदार हो जाएगी। उसके पिता ने बड़ी मिन्नतें की थी। अब तुम ही बताओ, मैं उनसे क्या कहता। मुझसे मना नहीं किया गया, सभी की रजामंदी हुई। फिर शादी हुई। शादी के तुरंत बाद ही वो लोग घूमने के लिए चले गए और इधर रजत की छुट्टी ख़त्म हुई तो वो अपनी ड्यूटी पर श्रीनगर चला गया। नैना पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल रही थी। इसका फ़ायदा गुंजन ने बहुत उठाया। हर बात पर कहती, मुझे ये नहीं आता, मैंने कभी किया नहीं है, यही कहकर वो अपने कामों से बचती रही। पूरब दिल्ली में नौकरी करता, जिसके कारण गुंजन को ससुराल में रहना पड़ा। एक रोज़ नैना और उसकी सास बाजार गए थे। राकेश बाबू को कुछ पैसों की ज़रूरत थी, पर अलमारी तो गुंजन के रूम में थी। उन्होंने बहुत आवाज़ लगाई। गुंजन अपने कान में ईयरफोन लगाकर गाना सुन रही थी। राकेश बाबू दरवाजे पर दस्तक दिए तो अंदर से गुंजन चिल्लाई, कौन है, अंदर आ जाओ। राकेश बाबू सर झुकाए हुए अलमारी की तरफ गए।
गुंजन गुस्से से खड़ी हो गई और बोली, अरे रे बाबूजी, आपको इतनी भी तमीज़ नहीं कि बहू के कमरे में ऐसे नहीं घुसते हैं। राकेश बाबू बोले, बहू, मैं कब से तुम्हें आवाज़ लगा रहा हूँ और मैं तो बस अलमारी से कुछ पैसे निकालने आया हूँ। कल ही मजदूर को बोलकर ये अलमारी हाल में रखवा लूँगा, तुम परेशान मत हो। इतना कहकर राकेश बाबू वहाँ से चले गए। शाम में गुंजन नैना से ससुर की शिकायत की तो उसने समझाया, गुंजन, पहले वो कमरा माँ और बाबूजी का था, पर तुम्हारे आने के बाद बाबूजी ने अपना कमरा तुम्हें दे दिया। वो खुद हाल में सोते हैं और जब तुम्हारे जेठ जी नहीं रहते तो माँ जी मेरे साथ सोती हैं, अन्यथा वो भी हाल में ही खाट लगाकर सोती हैं। तो तुम्हें भी थोड़ा ख्याल रखना होगा। फिर वो खाने की तैयारी करने लगी। समय बीतता गया। गुंजन किसी भी काम में हाथ नहीं बटाती थी। हद तो उस दिन हो गई जब गुंजन बाथरूम से निकली और सामने जैसे ही राकेश बाबू दिखे, बाल्टी उन्हें पकड़ाते हुए बोली, बाबूजी, इन कपड़ों को जरा धूप में डाल दीजिए। राकेश बाबू बोले, ये क्या कह रही हो बहू? गुंजन बोली, बाबूजी, पूरे दिन तो आप घर में बैठे बस इधर उधर घूमते रहते हैं, कोई काम धाम तो आपको है नहीं। पूरे घर की जिम्मेदारी जेठ जी और इन्होंने उठा रखी है। आपको तो पेंशन भी नहीं मिलता, पैसों से मदद नहीं करते तो कुछ काम ही कर लिया करो। अब जाइए, मेरा मुँह क्या देख रहे हैं? इतना कहकर वो कमरे में चली गई। अचानक नैना की नज़र उन पर पड़ी। नैना बोली, बाबूजी, ये बाल्टी लेकर कहाँ जा रहे हैं? राकेश बाबू की आंखें ज़मीन में गड़ी। देख नैना समझ गई। उसने तुरंत उनके हाथों से बाल्टी ली और बोली, आप जाकर आराम कीजिए, मैं ये काम कर दूंगी। कपड़े डालकर नैना गुंजन के पास गई और बोली, ये तुमने बाबूजी के साथ अच्छा नहीं किया। वो हमारे पिता समान हैं, उनके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। गुंजन बोली, अरे भाभी, मेरे घर में मेरे पापा मेरा सारा काम कर देते थे तो क्या हुआ अगर उन्होंने मेरे कपड़े धूप में डाल दिए? नैना सोची, इसे समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। दिनों दिन गुंजन का व्यवहार सबके लिए खराब हो रहा था। एक सुबह फ़ोन की घंटी बजी। राकेश बाबू ने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से किसी ने कहा, बहुत दुख के साथ हमें ये सूचित करना पड़ रहा है कि आपका बेटा वीर गति को प्राप्त हुआ। इतना सुनते ही राकेश बाबू मानो पत्थर के हो गए। दूसरी तरफ से हेलो हेलो की आवाज़ आ रही थी, परंतु राकेश बाबू कुछ जवाब नहीं दे पाए। गुंजन ने झट से उनके हाथों से फ़ोन लिया और चिल्लाने रोने लगी, हाय हाय भाभी, आपकी तो पूरी दुनिया ही लुट गई। जेठ जी हमें अकेला छोड़ गए। और वो विलाप करने लगी। देखते ही देखते पल भर में नैना की पूरी दुनिया उजड़ गई। रो रो कर नैना का बुरा हाल था। घर में रिश्तेदारों की भीड़ लगी थी। राकेश बाबू गुंजन से बोले, पूरब को खबर भिजवा दो। गुंजन बोली, बाबूजी, उन्होंने तो इस महीने की पूरी छुट्टी ले ली है तो उनको तो छुट्टी भी नहीं मिलेगी, और जब आप हैं तो उनकी क्या ज़रूरत है? राकेश बाबू बोले, हे ईश्वर, इस औरत को जब बना रहे थे तो इसके सीने में हृदय दिया था कि नहीं? जो चला गया वो उसका बड़ा भाई है। अरे कम से कम आखिरी दर्शन तो कर लेगा। तुमसे फ़ोन नहीं हो पाता तो मैं कर देता हूँ। गुंजन बोली, अच्छा ठीक है, इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है, मैं बता दूँगी। फिर गुंजन पूरब को फ़ोन की और बोली, मैं तो कहती हूँ मत आओ, फालतू में आपके खर्चे हो जाएंगे। पूरब बोला, तुम बिल्कुल नहीं बदल सकती हो, मेरा भाई चला गया और तुम्हें पैसों की पड़ी है, फ़ोन रखो। इतना कहकर गुस्से में पूरब ने फ़ोन रखा और तुरंत अगली बस से वो घर के लिए निकला। पूरब को देखते ही नैना फूट फूट कर रोने लगी। पूरब ने भाभी को संभाला और उन्हें साहस दिया। ये देखकर गुंजन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। 15 दिन बाद गुंजन नीलिमा जी से बोली, मम्मी जी, आखिर ये शौक कितने दिन चलेगा? मैं घर के काम नहीं कर सकती। भाभी को कहिए अपनी जिम्मेदारी संभालें। अरे जाने वाला तो चला गया, क्या उसके पीछे हम सब भूखे मरेंगे? नीलिमा जी बोली, बहू, कुछ तो रहम करो उस बेचारी पर। उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई है। उसके हिस्से का काम मैं कर दूंगी, पर उसे कुछ मत कहना।
गुंजन बोली, मुझे काम से मतलब है, अब वो कोई भी करे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अब पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे पति के कंधों पर है। तो अब जो मैं कहूँगी वही इस घर में होगा। कुछ रोज बाद पूरब भी काम पर चला गया। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए भाग 2 शाम 5 बजे। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।